प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल ईयर का 8th बी पेपर क्रिमिनोलॉजी के अंतर्गत महिला अपराध की चर्चा करेंगे। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं महिला अपराध के सिद्धांत। अपराध के विषय में समय समय पर विविध सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, लेकिन उनमें से कुछ में ही महिला अपराध को लिया गया है। सर्वप्रथम आधुनिकतम सिद्धांतों के विवेचन से पूर्व हम कुछ पुराने सिद्धांतों जैसे लोम्ब्रोसो, फ्रायड, किंग्सले डेविस तथा ऑटो पोलाक जैसे विद्वानों के सिद्धांतों का विवेचन करेंगे। लोम्ब्रोसो का कहना था कि उसके अनुसंधानों में रूढ़िवादी स्त्रियों में शारीरिक दोष या जैविक विसंगतियां कम मिली, जिससे उसके इस विचार को समर्थन मिलता है कि महिलाएं शारीरिक रूप से नरम होती हैं। महिलाओं की यह नरम प्रवृत्ति न केवल अपराध में उनके सम्मिलित होने का कारण दर्शाती है, बल्कि महिलाओं में अपराध के कारण को भी दर्शाती है। फ्रॉयड के शारीरिक व्याख्या के अनुसार महिलाओं द्वारा कानून का उल्लंघन स्त्रियों की जैविक प्राकृतिक भूमिका के विरुद्ध विद्रोह या विकृति का प्रतिनिधित्व करता है, या फिर पुरुषत्व भावना का प्रतीक है। उनकी मान्यता थी कि सभी महिलाओं में पुरुषों के लिए ईर्ष्या का भाव होता है, लेकिन सामान्य स्त्रियां स्त्रीत्व फेमिनिटी की सामाजिक धारणा को स्वीकार व आत्मसात करने में सक्षम होती है, जिसका केंद्र मातृत्व में रुचि बन जाता है। किंग्सले डेविस ने महिला अपराध के एक विशेष प्रकार वेश्यावृत्ति की कार्यात्मक व्याख्या प्रस्तुत की। उसका तर्क था कि व्यावसायिक वेश्यावृत्ति का उदय यौन कालाबाजारी से होता है। यह उन परिस्थितियों में पनपती है जहां यौन नवीनता की मांग की विवाह के ढांचे में पूर्ति नहीं होती, और या जहां कुछ पुरुष अपने यौन सहयोगी के पहुंच से कट जाते हैं क्योंकि वे अविवाहित, कुरूप या शारीरिक दोषयुक्त होते हैं। ऑटो पोलाक का दावा था कि स्त्रियां छिपे हुए अपराध करती हैं, जैसे गर्भपात, जहर देकर हत्या, बच्चों के प्रति अपराध आदि, क्योंकि यौन समाजीकरण द्वारा अर्जित धोखेबाजी और मक्कारी भरा व्यवहार उन्हें अधिक कुशल बना देता है। पोलाक ने यह भी कहा है कि जैविक कारक जैसे कम शारीरिक बल और साथ ही गर्भाधान व मासिक धर्म जैसी मनोवैज्ञानिक स्थितियां भी महिला अपराध के कारणों में सम्मिलित हैं। इन चारों विद्वानों की मिली जुली धारणा है कि महिला अपराध व्यक्ति की शारीरिक या मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का परिणाम है। उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को कोई महत्व प्रदान नहीं किया, बल्कि जैविक विशेषताओं को मनोवैकारिक विकृतियों या स्त्रियों के जन्मजात स्वभाव से भटकाव के रूप में देखा। रीता जेम्स साइमन ने भी माना है कि उपरोक्त सभी व्याख्याएं गलत हैं, क्योंकि उनमें स्त्रियों के सामान्य गुणों के विषय में त्रुटिपूर्ण पूर्वानुमान हैं। कुछ अपराध शास्त्रियों ने महिलाओं के अपराध को समझने के लिए भूमिका सिद्धांत, रोल थ्योरी का प्रयोग किया है। इस सिद्धांत को बताते हुए फ्रांसिस हेडेसन, मैरी एंड्री ब्रटंड आदि विद्वानों ने कहा है कि महिलाओं पर अत्यधिक सामाजिक प्रतिबंधों और सघन देखरेख होने के कारण समाजीकरण चेतना का विकास और स्व ज्ञान का विकास लड़कों और लड़कियों में काफी भिन्न होता है। लड़कियों को आमतौर पर निरपेक्ष, घरेलू तथा अहिंसात्मक रूप में प्रशिक्षित किया जाता है और उन्हें अर्थशास्त्र आदि से लड़ने की अस्त्र शस्त्र आदि से लड़ने की अनुमति नहीं होती है। इसके विपरीत लड़के आक्रामक व महत्वाकांक्षी होते हैं। इस प्रकार लड़कियां हिंसा से बचती हैं और उनमें हिंसात्मक अपराध, लूटमार तथा गिरोह युद्ध करने की शक्ति और आवश्यक तकनीकी योग्यता नहीं होती है। अधिक से अधिक वे छोटे छोटे या घरेलू अपराधों में उलझ जाती हैं। टॉलकट पार्सन्स ने भी कहा है कि महिला अपराधों में कमी होने का कारण यह है कि वयस्क महिलाएं घर पर ही उपलब्ध रहती हैं, जिनको देखकर लड़कियां अपने व्यवहार को साकार बनाती हैं। लड़के भूमिका आदर्श की अनुपस्थिति में, क्योंकि पिता आमतौर पर घर से बाहर ही रहते हैं और मां के स्त्रीत्व गुणों के विरोध में अपराधी व्यवहार धारण कर लेते हैं। ग्रोसिर
का मानना था कि अपने अपराध के माध्यम से स्वयं अभिव्यक्त कर पाने की असमर्थता ही महिला अपराध सांख्यिकी में लिंग अनुमान में भारी अंतर का कारण है। स्मार्ट और स्कर्ट ने भूमिका सिद्धांत को आधुनिकतम बनाने का प्रयत्न किया और समाजीकरण के कारकों के रूप में स्कूल, मित्र समूह तथा परिवार के अलावा व्यावसायिक समूह की भूमिका को भी इसमें सम्मिलित किया, लेकिन उन दोनों ने ही महिला अपराधिता की व्याख्या के लिए भूमिका सिद्धांत के विषय में सीमाएं भी बताई हैं। भूमिका सिद्धांत से तात्पर्य है महिलाओं द्वारा अपराध करने के कारण की व्याख्या नहीं करता, यह तो केवल महिलाओं और पुरुषों में अपराधिता की दर के अंतर को समझाता है। भूमिका सिद्धांतवादी उन तरीकों को उजागर करते हैं जिनमें अक्सर संरचनाएं अपराध के लिए महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को अधिक प्रेरित करती हैं। महिला अपराधिता को सैद्धांतिक रूप में परिवार में कुपरिभाषित या विरोधाभासी भूमिकाओं के आधार पर समझाया जा सकता है। भूमिका संघात, जिसमें पति और पत्नी या बहू और सास ससुर की भूमिकाएं कुछ अर्थों में संघर्षपूर्ण होती हैं। भूमिका असंगति, जिसमें स्त्री की भूमिकाएं विरोधी प्रत्याशाओं वाली होती हैं, तथा भूमिका संभ्रांति, जिसमें परिवार के सदस्यों में स्त्री की प्रदत्त भूमिका संबंधी अपेक्षाओं में सहमति की कमी हो। ये महिला के लिए ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देती है जो उन्हें विचलन भूमिका के लिए बाध्य कर देती है। नव सैद्धांतिक दृष्टिकोण। अनेक अध्ययनों से यह पता चला है कि पुरुषों में अपराध का विश्लेषण अपराध के विशिष्ट स्वरूपों पर केंद्रित हो सकता है, लेकिन महिला अपराध को समग्र रूप में एक विस्तृत सैद्धांतिक संदर्भ में देखा जा सकता है। यद्यपि महिला अपराध विविध प्रभावों के योग का परिणाम है, फिर भी सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव संबंधी कारण को चिन्हित कर सकते हैं। यह कारक या कारण पारिवारिक कुसमायोजन है, अर्थात पारिवारिक संबंधों का स्वरूप। इसका तात्पर्य है कि पारिवारिक संगठन की संरचनात्मक समस्याओं के विश्लेषण से और महिलाओं की जनन परिवारों में प्रकारात्मक समस्याओं के रूपों के अध्ययन के द्वारा महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अपराधों का परीक्षण परिवार के भीतर अंतर्वैयक्तिक संबंधों में कुसमायोजन के संदर्भ में किया जा सकता है। परिवार के अंतर्वर्ती तथा बहिर्जनित कारक महिला के जीवन में उत्तेजना, प्रलोभन एवं तनाव पैदा करते हैं। यह उत्तेजनाएं और तनाव सामाजिक और कानूनी प्रतिमानों से विचलन की आवश्यकता या इच्छा पैदा करते हैं। व्यक्तित्व संरचना अथवा स्वभाव, अभिरुचियां, कुंठाएं, वंचनाएं या तीव्र निहित आवश्यकताओं जैसे सामाजिक मनोवैज्ञानिक लक्षण कुछ महिलाओं को इस विचलन से रोकती है, किंतु अन्य मामलों में असफल रहती है। अतः व्यक्तित्व व्यवस्था और पर्यावरण का दबाव जिसमें महिला कार्य करती है, दोनों महिला अपराधिता में योगदान करते हैं। अतः महिला अपराध में व्यक्तित्व एवं पर्यावरण संबंधी कारकों के निदान में इन बिंदुओं के विश्लेषण की आवश्यकता है, जैसे कि परिवार संरचना, परिवार का प्रकार, आकार, आर्थिक पृष्ठभूमि आदि। नेक्स्ट, अंतरक्रियात्मक स्थिति, जिसमें पति, ससुराल वाले, बच्चे और माता पिता के साथ संबंधों की प्रकृति सम्मिलित है। नेक्स्ट, वर्ग पृष्ठभूमि, जिसमें निम्न, मध्यम और उच्च वर्गीय स्थिति सम्मिलित है। नेक्स्ट, भूमिका आजीविका, जिसमें रोजगार, घरेलू भूमिका आदि सम्मिलित है। अभिरुचियां, धर्म, भूमिका निष्पादन आदि के प्रति। अनुभूतियां, अधिकार और कर्तव्य, मूल्य एवं प्रतिमानों संबंधी अनुभूति। आवश्यकताएं, जिसमें स्नेह, नियंत्रण, समर्थन आदि सम्मिलित है, और मूल्य, जिसमें ईमानदारी, नैतिकता आदि सम्मिलित हैं। अपराधी व्यवहार, जिसमें अपराध की प्रवृत्ति, अपराध संबंधी दक्षता और अपनाई गई प्रयुक्त विधि, दूसरों से प्राप्त सहायता आदि सम्मिलित हैं। सुधारात्मक प्रक्रिया। महिला अपराधियों को हमारे समाज में यदि न्याय तंत्र में नहीं तो सुधारात्मक तंत्र में तो असमान और भेदभावपूर्ण व्यवहार मिलता है। यद्यपि न्यायालय उन पर लिंग के आधार पर दोहरे मानक थोपकर भेदभाव नहीं करते, लेकिन जेलों में कई बिंदुओं पर लैंगिक भेदभाव काम करते देखा जाता है।
अधिकतर महिला सुधार गृह पुरुष सुधारालयों की अपेक्षा अत्यंत शोचनीय अवस्था में हैं। महिला कारागार में बंदियों के सामाजिक अनुभव नकारात्मक हैं क्योंकि उनमें आचरण के नियम पुरुष कारागारों की तुलना में अधिक प्रतिबंधात्मक होते हैं। महिला बंदियों के लिए उपचारात्मक कार्यक्रम या तो है ही नहीं या बिल्कुल अपर्याप्त हैं। महिला बंदियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों और पैरोल सुविधाओं से वंचित ही रखा जाता है। महिला बंदियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे खाद्यान्न को साफ करना, सब्जी काटना, खाना पकाना आदि, सिलाई आदि महिलाओं को मूल रूप से 19वीं सदी की घरेलू महिला के रूप में समाज में पुनः प्रवेश के लिए तैयार करना है। ऐसे कार्यक्रमों को प्रारंभ करने के कोई प्रयत्न नहीं किए जाते जो महिलाओं को समायोजन की उन समस्याओं का सामना करने योग्य बना सके जो वे आधुनिक समाज में भोग सकती हैं। महिला अपराधियों को दंडित करने एवं सुधारने के दो तरीके वर्तमान में प्रयोग किए जा रहे हैं, कारावास और परिवीक्षा पर रिहाई। इन दोनों में कारावास प्रोबेशन की अपेक्षा 20 पर अधिक प्रयोग किया जाता है। परिवीक्षा पर छोड़ी जाने योग्य महिलाओं में से मुश्किल से 5% से 7% महिला अपराधियों को भारत में इस सेवा का लाभ मिल पाता है। क्या कारावास महिला अपराधियों के निदान का सही तरीका है? इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार बताए गए हैं, जैसे कि समाज से अलग करना, पश्चाताप, दंड, प्रतिरोध एवं सुधार। क्या महिला अपराधियों को समाज से पृथक करने की आवश्यकता है? क्या वास्तव में वे सामाजिक एकता व सामाजिक संगठन के लिए खतरा हैं? क्या जेल में भेजे जाने के बाद ही वे अपने कुकृत्यों पर पश्चाताप करती हैं? क्या उन्हें सुधारने के लिए वास्तव में दंड की आवश्यकता है? क्या कारावास अन्य संभावित अपराधियों को ऐसे ही अपराधों से रोकेगा? क्या महिला अपराधियों को कारागारों में सही व्यवहार और कार्य मिलता है? अनेक अध्ययनों से पता चला है कि परिवार कुसमायोजन, परिवार में भूमिका संघर्ष या प्राथमिक संबंधों का दबाव अधिकतर महिला अपराधियों के मामलों में प्रमुख कारण होते हैं। इसलिए सभी महिलाओं को कारावास भेजने की आवश्यकता नहीं है। जब तक एकाधिकारी संगठन बदले नहीं जाते, जब तक कारागार अधिकारियों द्वारा दिए जाने वाली कुंठाएं, दबाव और तनाव पर रोक नहीं लगती, जब तक कारागार प्रशासन में काम का सही वातावरण नहीं बनाया जाता, जब तक कारागार अधिकारी अति व्यक्तिवादिता से मुक्त नहीं होते, जिससे कि वे प्रत्येक मामलों के नवीन मूल्य को समझ सके, कारावास महिला अपराधियों के निदान का सही तरीका नहीं हो सकता। एक महिला का कारावास उसके परिवार के लिए भी इस अर्थ में विकार्यात्मक है कि परिवार उस संकट का सामना करता है जिसे हिल ने अनैतिकता और समाज की सदस्यता से कटाव बताया है। समाज की सदस्यता से कटाव महिला का कारावास होने के कारण परिवार से अनुपस्थिति की ओर संकेत करता है और अनैतिकता उसकी अपराधिता के कारण परिवार के सामाजिक अपमान और सामाजिक कलंक की ओर इशारा करती है। दोनों ही अवस्थाओं में महिला का पति और बच्चे संवेगात्मक और सामाजिक वंचना का शिकार होते हैं। अनेक महिलाएं अपने बच्चों को कारागार में लाने को बाध्य होती हैं। इन बच्चों की इतनी उपेक्षा और उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया जाता है कि वे गंभीर समस्याओं से पीड़ित होते हैं। जिस उम्र में इन बच्चों की शिक्षा तथा समाजीकरण होना था, वह उम्र इन बच्चों को समाज के मानदंडों एवं मूल्यों को सीखने के अवसर प्राप्त किए बिना ही कारागार में रहना पड़ता है, क्योंकि अधिकतर महिला अपराधियों को कम समय के लिए ही कारावास का दंड मिलता है, लगभग 80%। और क्योंकि कारावास व्यक्ति को सुधारने की अपेक्षा कलंकित ही करता है, अतः इन महिलाओं को प्रोबेशन प्रणाली का लाभ अवश्य मिलना चाहिए। महिला अपराधियों का वर्गीकरण विभिन्न श्रेणियों में किया जाए और केवल कुछ ही प्रकार की महिला अपराधियों को कारावास का दंड दिया जाए। महिला अपराधियों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: कुंठित, संवेगात्मक, प्रतिशोधी, आकस्मिक और बहकाई हुई अपराधी। केवल प्रतिशोधी एवं बहकाई हुई महिला अपराधी ही कारावास के लिए दंडनीय है, ऐसा अनेक अध्ययनों का अध्ययन करने से पता चला है। हमारे समाज में कुल महिला अपराधियों में से केवल 1/4 को ही कारावास दंड की आवश्यकता है। साधारण महिला अपराधियों को बड़ी संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प खोजने के अतिरिक्त कारागारों की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए कारागारों में भी कुछ सुधार की आवश्यकता है। आमतौर पर कारागारों में महिला बंदी अपराधियों के साथ भेदभाव का व्यवहार किया जाता है। जहां पुरुष बंदियों को उत्पादक कार्य दिया जाता है, वहीं महिलाओं को अनुत्पादक कार्य सौंपा जाता है। पुरुषों को
धनार्जन के लिए छूट के साथ विशेष अवसर प्राप्त होते हैं जो महिलाओं को अधिकतर नहीं मिलते। शिक्षा और मजदूरी अर्जन की दी जाने वाली सुविधाएं जो पुरुषों को कुछ कारागृहों में दी जाती हैं, महिलाओं को किसी भी कारागार में नहीं दी जाती। अतः आज महिला अपराधियों को कार्य सौंपने के तरीके को आधुनिक बनाने, उन्हें अतिरिक्त मजदूरी अर्जन करने, मजदूरी पद्धति लागू करने, शिक्षा पद्धति तथा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने की सुविधा प्रदान करने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में शिल्पों में प्रशिक्षित करने तथा अवकाश पद्धति लागू करने की आवश्यकता है। ये सभी उपाय तथा वृहद पैरोल पद्धति कारागारों में महिला जीवन को मानवोचित बनाने में सहायक होंगे। अपराध आरोपित महिलाओं और अभिरक्षित महिलाओं के लिए कुछ और भी सुझाव दिए जा सकते हैं, जैसे कि अपराध के लिए आरोपित महिलाओं को पकड़े जाने के बाद जहां तक संभव हो महिला पुलिस द्वारा ही देखा जाए। जहां कहीं आवश्यक हो महिला बंदियों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाए। न्यायालयों को महिला अपराधियों को 6 माह के कारावास से अधिक दंड देने की अपेक्षा उन्हें परिवीक्षा पर छोड़ने में अधिक उदार होना चाहिए। महिला बंदियों के नवीन प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए जो कि उनके पुनर्स्थापना में काम आ सके। 1 वर्ष से अधिक कारावास के लिए दंडित अनपढ़ महिलाओं के लिए शिक्षा आवश्यक की जानी चाहिए। भारत सरकार ने 1986 में महिला बंदियों के लिए एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ परिषद का गठन निम्न उद्देश्यों से किया था, जैसे कि दंडात्मक और सुधारात्मक संस्थाओं तथा पुलिस बंदी गृहों में महिला अपराधियों के साथ व्यवहार की दशाओं का पुनरीक्षण करना, महिला अपराधियों के पुनर्वास और सुधार के लिए संस्थात्मक सेवाओं की क्षमता का परीक्षण करना। धन्यवाद।